नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमेधा भोसले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल मुद्दे की बात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा चर्चा का मुख्य विषय है मोटापा कम करने के लिए बाजार में हाल ही में आई नई दवाइयाँ। हमने मोंजारो और ओज़ेम्पिक जैसी दवाओं के बारे में काफ़ी सुना है, तो आज हम विस्तार से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर इनके संभावित दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं? बहुत ज़रूरी बात है, सब लोग इसे अच्छे से नोट कर लें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसमें पहली बात तो ये कि आंतों की हलचल धीमी हो जाती है, जो कि अप्राकृतिक है। अगर हमें कभी 1-2 दिन कब्ज़े की समस्या हो जाए और हमारी आंतों की स्वाभाविक हलचल धीमी पड़ जाए, तो भी हमें बार-बार यह महसूस होता है कि कब टॉयलेट जाए। आम तौर पर लोग चूर्ण या लैक्सेटिव्स का सहारा लेते हैं अगर उनका पेट ठीक से साफ ना हो, लेकिन यहाँ तो आपकी आंतों की हलचल को जानबूझकर कम किया गया है। इसी वजह से हमें वो बिल्कुल नेचुरल वाली बेचैनी महसूस होती है, जैसे कि जी मिचलाना या घबराहट होना। कभी कभी उल्टियां होती हैं, फिर एसिडिटी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है। सिर दर्द होता है, एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान बेचैन हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करें और क्या ना करें, इसलिए सिर दुखने लगता है। ये तो मामूली असर है। 4-4 दिन कब्ज रहता है, मतलब पेट साफ ही नहीं होता, और फिर किसी दिन 5वें दिन जोरदार दस्त लग जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो मैंने परसों ही एक लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी कि आंतें पैरालाइज हो रही हैं, सेमी पैरालाइज हो रही हैं। मतलब खाना आगे बढ़ने की प्रक्रिया लगभग बंद ही हो जाती है। और विदेशों में कैसा होता है कि अगर ऐसे साइड इफेक्ट्स दिखें तो वो सीधा केस कर देते हैं। लगे लोग दवा कंपनियों को कोर्ट में घसीटते हैं, और अभी सुनने में आया है कि इस ड्रग कंपनी पर 3,500 से ज्यादा केस चल रहे हैं, क्योंकि ये अरे बाप रे पाचन बाप! तंत्र की हलचल ही कम कर देता है। दूसरा ये कि हलचल कम होने की वजह से ये सब तो होता ही है, साथ ही पेट हमेशा भरा भरा लगता है। मतलब खाने की इच्छा ही नहीं होती, इच्छा नहीं होती इसलिए खाना खाया नहीं जाता। वजन तो यहाँ कम हो रहा है, लेकिन अगर खाना नहीं खाया तो आपको विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स के जरिए लेना मजबूरी हो जाता है। अब तू ही बता, अगर हम किसी दिन बी कॉम्प्लेक्स लें तो अगले दिन यूरिन पीली आती है और उसमें से गंध आती है, क्योंकि वो सब शरीर सोख नहीं पाता। मतलब नेचुरली खाकर जो विटामिन मिलते हैं वो सप्लीमेंट्स से लेके आपको कितना फायदा होगा। मतलब डॉक्टरों को इन गोलियों के साथ वो कोर्स भी देना पड़ता है। प्रोटीन्स कम पड़ जाते हैं। प्रोटीन्स कम होने का मतलब है मांसपेशियों में कमजोरी आना, हाथ पैर दुख सकते हैं, दिन भर शरीर में जान नहीं रहती, थकावट और चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बाल झड़ते हैं, चेहरे की चमक चली जाती है। वो ओजेम्पिक फेस हम सबको दिखाते हैं। पीछे मैं करण जौहर की फोटो दिखा रही हूँ। हाँ, काफ़ी कुछ तो भयानक। इसे ब्यूटी क्यों कहना है समझ नहीं देख भी आता। नहीं सकते। उसे देख भी नहीं सकते और वैसा मुरझाया हुआ लुक आता है, क्योंकि जो जरूरी फैट्स और कोलेजन है वो भी खत्म हो जाते हैं। पोषण ठीक से नहीं मिलता, प्रोटीन सही नहीं मिलता, इसलिए मांसपेशियों में ताकत नहीं रहती, हाथ पैरों में जान नहीं रहती, और हमेशा एक बीमार सा लुक बना रहता है। ये तो बस मामूली साइड इफेक्ट्स हैं। फिर खाने का मजा ही कुछ और है, जैसे बाहर घूमने पर जोरों की भूख में बढ़िया खाना मिल जाए तो खाया कि एकदम तृप्ति मिलती है। मतलब संडे को जब हम वो थाली खाने जाते हैं, उसे देखकर ही मन अच्छा लगता है, और अब क्या खाना है क्या नहीं ये हम तय करेंगे। लेकिन अगर हमारा डाइट मेन्यू भी हो और भूख के समय हमें गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, सलाद, दाल, ऊसल जैसा एक महाराष्ट्रियन मेन्यू मिल जाए, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है और खाने के बाद एक सुकून मिलता है, और वही इसमें नहीं है। इसमें पेट हमेशा भरा रहता है, आप मतलब खा आप नहीं खा ही नहीं सकते, सकते। और फिर उससे लोगों को डिप्रेशन होने लगता है। खाने का जो सुख है वही चला गया। डिप्रेशन यहीं तक सीमित नहीं है, कभी कभी तो आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं। हुँ। डेटोनाउन, इसके बाद पैंक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकागन निकलता है। ये दवाइयां देने के बाद उसका पूरा सिस्टम इतना बदल जाता है कि पैंक्रियास में सूजन आ जाती है, यानी पैंक्रियाटाइटिस। कभी कभी गंभीर मामलों में पैंक्रियास का कैंसर, थायराइड का कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि थायराइड भी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और डायबिटीज वालों में से कियों को रेटिनोपैथी होती है। रेटिना यानी आंख का पिछला पर्दा। डायबिटीज वालों को वहां कुछ ना कुछ दिक्कत होती ही है, इसीलिए डायबिटीज को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। खैर अगर रेटिनोपैथी होते हुए ये दवाइयां ली तो पक्का रेटिना का कैंसर भी हो सकता है, और जैसा अभी देखा पैरालिसिस भी होता है। मतलब 3,500 केस ऐसे हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, इतने इसके दुष्प्रभाव हैं। इसीलिए डॉक्टर कहें तभी इसे लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है, और ये जो फिल्मी सितारे हैं उनके साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके मूड अक्सर खराब होते हैं। वैसे भी हमने देखा ही है कि इन लोगों को जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, इसलिए उनके पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पूरी टीम होती है, डाइटिशियन होते हैं, कसरत करवाने वाले लोग होते हैं। इसलिए ये सब बहुत भयानक साइड इफेक्ट्स हैं। मैंने तो तुझे बस मुख्य बातें ही बताई हैं, कुल मिलाकर इसके लगभग 125 छोटे बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। इसीलिए अब हमें इसे और नहीं लेना है।
मतलब मेरे लिए तो ये वरदान या अभिशाप वाली बात हो गई। बेशक ये कुछ लोगों के लिए जरूरी होगा, पर वही बात कि जैसा तू कह रही है, लेना हो तो डॉक्टर की सलाह से ही लें। और सच कहूँ तो जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें तो, जैसा तू हर वीडियो में हमें बताती है कि अपना रूटीन अच्छे से फॉलो करो, जो हमने आसान शब्दों में पहले भी कई वीडियो में कहा है, अगर उसे सच में फॉलो किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। वही तो लाइफस्टाइल, अगर सुंदर दिखना है तो लाइफस्टाइल सुधारनी होगी। असल में लाइफस्टाइल गलत है, इसीलिए वजन बढ़ रहा है और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो रही हैं। और उसे सुधारने के लिए, यानी डायबिटीज ठीक करने या मोटापा कम करने के लिए लाइफस्टाइल सुधारने के बजाय उसमें और बिगाड़ पैदा करने से बेहतर है कि हर कोई इस पर गहराई से सोचे। अब कुछ जगहों पर, जैसा मैंने कहा, अगर कोई और चारा ना हो तो डॉक्टर तय करेंगे और देंगे, लेकिन हर कोई बस गोलियां मिल रही हैं इसलिए ले लो और वजन कम करो, या ब्राइडल पैकेज के साथ मोंजारो का पैकेज ले लो, ये गलत है। आपको आगे बच्चे चाहिए, आपके हार्मोन्स का पूरा सिस्टम है वो आगे सब ठीक से चलना चाहिए। और मुख्य बात बताऊं, इसका सबसे बुरा क्लाइमेक्स क्या है कि जैसे ही ये दवाइयां बंद की, वजन फिर से बढ़ जाता है। मतलब पूरी मेहनत पर पानी सच फिर में क्या? जाता है। यानी अगर आपको वो कम किया हुआ वजन बनाए रखना है तो आपको फिर से कसरत करनी ही पड़ेगी। सही पौष्टिक आहार, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, जिसमें बैलेंस हो, यानी संतुलित आहार। वह पौष्टिक हो, यानी उसमें शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व हों, और वह इतना दिलचस्प भी हो कि उसे देखते ही आपका उसे खाने का मन करे। ये बात तो सही है। भोजन ऐसा भरपूर हो जिससे आपका पेट पूरी तरह भर जाए, और सबसे जरूरी बात यह है कि वह स्थानीय यानी लोकल हो। अगर हम अपनी पूरी समझदारी का इस्तेमाल खान पान में करें तो हमारी सेहत वाकई बहुत अच्छी बनी रहती है। और सबसे मुख्य बात, अगर आप नियमित कसरत करेंगे तो वजन अपने आप कम होने लगेगा, और अगर ये नहीं किया तो वजन कम होकर भी टिकेगा नहीं। सही है, सही है। इसीलिए मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यह किसी भी तरह से कोई वरदान साबित मुझे हो भी नहीं सकता लगता। है, जब तक कि आपके अपने डॉक्टर खुद आपसे यह ना कहें कि अब इसमें पहले से कहीं ज्यादा खतरा है। और इसलिए आपको यह कम जोखिम वाला विकल्प चुनना चाहिए, जो कि तुलनात्मक रूप से कम खतरनाक है। केवल तभी आपको इसे लेने के बारे में सोचना चाहिए। मतलब डायबिटिक और ओबीस लोगों के लिए शायद किसी हद तक ये फायदेमंद हो सकता है। डायबिटीज के लिए अच्छा है, ओबेसिटी के लिए डॉक्टर कहें तभी। 100% अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तभी डॉक्टर की सलाह से बार बार, और डॉक्टर कम से कम MBBS होने चाहिए। मतलब किसी दूसरी पैथी के हों तो उन्हें ये पता होना जरूरी नहीं है। उन्होंने फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी होती, उन्होंने अपनी अपनी फार्माकोलॉजी पढ़ी होती है। पर फिर मतलब ये आर्टिफिशियल चीजें लेने के बजाय, जैसा तुम कह रही हो, हम नेचुरली अपनी लाइफस्टाइल सुधार कर ये सब अच्छे से ठीक कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब मुझे तुम्हें एक और बहुत ही एक्साइटिंग बात बतानी है। तुम जितना इसके बारे में एक्साइटेड हो रही थी, असल में ये GLP-1 यानी ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड और GIP यानी कि माउंजारो में ये दोनों ही तत्व एक साथ मौजूद होते हैं। ये हमारे शरीर के प्राकृतिक हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हैं। जब इन हार्मोन्स के स्राव में कोई असंतुलन या गड़बड़ी पैदा होती है तभी हमें इस तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। डायबिटीज में इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है या शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। कई प्राकृतिक तरीकों से हम शरीर में ओजेम्पिक जैसे हार्मोन सक्रिय कर सकते हैं और पेट में माउंजारो जैसा प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ये हार्मोन हमारे अंदर पहले से हैं, बस जीवन शैली बदलकर उन्हें स्टिमुलेट करना है। क्या बात है! मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये वाकई बहुत बेहतरीन है, और इस जीवन शैली के बारे में हमारे पूर्वज जानते थे, बस हम उनकी बातों पर गौर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इन सब चक्करों में फंस रहे हैं। पर फिर हम आर्टिफिशियल तरीके से क्यों लें, जब हम अपने अंदर ही ये चीजें, मतलब ये हार्मोन सीक्रेट कर सकते हैं। हमें अब इसके बिल्कुल बारे कर में सकते सुनना हैं। है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना न भूलें। ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि वे जान सकें कि आप ओजेम्पिक और माउंजारो जैसे केमिकल्स को प्राकृतिक रूप से अपने पेट में स्वयं ही उत्पन्न या सीक्रेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि हमें बचपन में सिखाया गया था कि जब बहुत जोरों की भूख लगे तभी खाना खाने के लिए बैठें। तब बैठने पर मन को शांत करने के लिए हम वदनी कवल घेता जैसी प्रार्थना कहते थे। अब अगर आप आज भी प्रार्थना कहें तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम भोजन से पहले मन को शांत जरूर करें। सामने क्या परोसा है इसका ध्यान रखें। वाह, गर्मा गर्म दाल चावल। वाह, मुंह में पानी आ गया। आंबे मोहर दाल की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, या तवे से उतरी गर्मा गर्म रोटी है, उसका एक अलग ही स्वाद है। कोई बढ़िया सी पसंद की सब्जी बनी है, वो माइंडफुलनेस, और उसे आप महसूस करें। 100% अपना ध्यान पूरी तरह खाने पर रखें और महसूस करें कि वो कितना टेस्टी है। भूख लगी है तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें। उससे होता क्या है कि उस वक्त आपकी लार सलाइवा सीक्रेट होती है।
दिमाग शांत होता है। और सलाइवा एक बहुत ही बेहतरीन हार्मोन है। उस प्रक्रिया से स्रावित हार्मोन और आंतों में बनने वाले पाचक रस ही डाइजेस्टिव हार्मोन्स कहलाते हैं। ये शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनकी मात्रा बढ़ने पर GLP-1 और GIP का स्राव भी काफी बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया का पहला चरण है कि भोजन से पहले मन ही मन उसका स्वाद महसूस करें। भोजन की सोचकर मुंह में पानी आने दें। असल में वही सलाइवा यानी लार है। लार बढ़ाने का कोई और दूसरा कारगर उपाय क्या हो सकता है? हमारे माता पिता और शिक्षक बचपन से ही हमें खाना धीरे धीरे चबाकर खाने की सलाह देते आए हैं। वे कहते थे कि हर एक निवाले को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। ये सलाह इसलिए नहीं दी जाती कि हमारे मुंह में 32 दांत हैं, बल्कि इसलिए कि ये पाचन के लिए जरूरी है। आखिर ऐसा क्यों? ताकि खाना मुंह के अंदर ही पिसकर पेस्ट बन जाए और भोजन में अधिक से अधिक लार मिल सके। उस लार में जो एमाइलेज है, लार में जो पाचक तत्व हैं, वो जब आगे इंटेस्टाइन में जाते हैं तो एक तो ग्रेलिन की मात्रा कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपको बार बार भूख महसूस नहीं होती है। और इसके अलावा GLP-1 और GIP जैसे जो महत्वपूर्ण हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकागन और GIP यानी गैस्ट्रिक, अगर मैं आपको इसका पूरा नाम बताऊं तो वह है गैस्ट्रिक इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, मतलब इंसुलिन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। इस GIP की वजह से ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट होता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। सलाइवा में ज्यादा मिलने की वजह से उसे सीक्रेट होने में मदद मिलती है। इसलिए निवाले को 32 बार चबा चबा कर खाना है। मतलब बचपन में किताबों में इसके बारे में पढ़ा तो था, लेकिन इसका असली मतलब मुझे अब जाकर समझ आया है कि ये कितना जरूरी है। मतलब हम एक रोटी 7-8 निवालों में खत्म कर देते हैं और फटाफट निगल जाते हैं। आराम से टेबल पर बैठें, एक रोटी के 32 टुकड़े करें, मतलब छोटा छोटा निवाला लें और देखें कि हर निवाले की मुंह में अच्छी स्लरी स्मूदी बन रही है और फिर उसे निगलें। अब खाने का क्रम भी जरूरी है। मतलब खाना खाने बैठने के बाद शुरू में आप क्या खाते हैं? हमें जो पसंद होता है हम वो जल्दी पंगत में जाते ही पहले भजिया मुंह में डाल लेते हैं। वैसा नहीं करना है। पहले सलाद लेना है। सलाद का रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि सलाद जब आप चबा चबा कर खाते हैं और उसकी स्लरी बनती है, तब ज्यादा से ज्यादा सलाइवा सीक्रेट होती है, क्योंकि वो सख्त होते हैं। दूसरी बात, सलाद में इंसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। इन फाइबर्स से आपकी गट हेल्थ सुधरती है। जिनकी गट हेल्थ अच्छी होती है उनके GIP और GLP-1 भी अच्छे होते हैं। हम फिर से उसी पुरानी बात पर वापस आ गए हैं। इसीलिए आपको सलाद का सेवन करना चाहिए। उसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना सुनिश्चित करें और अपने मुख्य भोजन की शुरुआत हमेशा सलाद के साथ ही करें। मतलब हम पहले ऐसा सोचा करते थे, मुझे तो अक्सर ऐसा ही लगता था कि अगर पेट को भरना है तो पहले सलाद खा लेना चाहिए, ताकि पेट का कम से कम आधा हिस्सा तो भर जाए और फिर हम आगे चलकर थोड़ा ही खाना खाएं, ताकि हमारा वजन बिल्कुल भी ना बढ़े। बस इसीलिए वो एक हिस्सा है, पर वो सबसे आखिरी है। पहला है रोल ऑफ फाइबर्स। रोल ऑफ फाइबर्स पहली चीज है। पहले हमने देखा कि इससे GIP, GLP-1 और गट हेल्थ सुधरती है। उसके बाद फाइबर्स का रोल मैं हमेशा समझाती हूँ कि सलाद के जो सोर्सेस हैं वो विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेस हैं। हमने स्कूल में पढ़ा था ना, लाल रंग के फल, विटामिन A, गाजर। हम कितने गाजर खाते हैं? क्या रोज खाते हैं? रोज विटामिन A हमें कैसे मिलेगा? फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, उनमें आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। क्या हम रोज हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं? अगर खाई भी तो 4 लोगों में 1 गड्डी खाते हैं, क्या उससे हमारा काम चलेगा? हमें कितने फाइबर्स की ज़रूरत है, ये हमने मिलेट्स वाले एपिसोड में बात की थी। आप मिलेट्स वाला वीडियो ज़रूर देखें और आपकी डाइट क्या है वो मुझे लिखकर बताएं, मैं आपकी डाइट ठीक कर दूंगी। और फिर उस सलाद और फाइबर्स का एक और रोल ये है कि फाइबर्स मिलते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। ये सेंसिटिविटी किस वजह से बढ़ती है? आपका GIP बढ़ गया, मतलब आपको उससे ऑटोमेटिकली माउंजारो मिल रहा है। कोलेस्ट्रॉल का फैट लिपिड प्रोफाइल रेगुलर हो जाता है, क्योंकि फाइबर्स की वजह से ही आपकी बॉडी के फैट्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं। जो तत्व शरीर में पहले से इस्तेमाल नहीं हुए हैं वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि इससे आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ रहता है, आपको कब्ज की समस्या नहीं होती और इन सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स की वजह से आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आता है। इसलिए हमेशा अपने खाने की शुरुआत एक ताज़ा सलाद के साथ करें। सलाद में हमेशा अलग अलग तरह की वैरायटी बनाए रखें। हर मौसम में आसानी से मिलने वाली सभी ताज़ा सब्जियों और फलों को उसमें जरूर शामिल करें। उसके बाद आप प्रोटीन्स का सेवन करें। और जहां तक प्रोटीन्स की बात है, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको इस पर एक अलग एपिसोड चाहिए। कि प्रोटीन के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। जैसे
मतलब एक्सरसाइज करने वाले इंसान को कम से कम अपने वजन के हिसाब से जितने किलो वजन है उतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। हम तुम्हारे उस एपिसोड में पक्का बताएंगे कि 60 किलो वजन वाले एक्सरसाइज करने वाले इंसान को 60 ग्राम प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, या फिर जो एक्सरसाइज नहीं करते उन्हें कम से कम 45 ग्राम तो लेना ही चाहिए, और जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उन्हें 75 ग्राम लेना चाहिए। वो कैसे हासिल करना है ये हम उस एपिसोड में देखेंगे। लेकिन प्रोटीन लेने के बाद क्या होता है कि प्रोटीन तुरंत ग्लूकोज में नहीं बदलता, यानी तब आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। बस अब आप इंसुलिन सीक्रेट करने वाली चीजें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर रहे हैं, जैसे चबा चबा कर खाना, स्लरी बनाना, सलाइवा मिक्स करना, फाइबर्स देना। इस वजह से अब जीआईपी का स्राव शुरू होता है, और उसके कारण इंसुलिन का मेरा मतलब है कि आप पहले से ही पूरी प्रक्रिया का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, और इस विशिष्ट प्रोटीन का पाचन तंत्र थोड़ा जटिल है, यानी कि यह शरीर में तुरंत नहीं पचता है। दैंगमो इसे पचने में थोड़ा अधिक समय लगता है, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर को इसे पचाने के लिए अतिरिक्त 4 कैलोरीज खर्च करनी पड़ती हैं। जहां तक प्रोटीन की बात है तो इसका मुख्य काम बॉडी बिल्डिंग और रिपेयरिंग का होता है, यानी हमारे शरीर की ग्रोथ, रिपेयर और नई कोशिकाओं के निर्माण में इसकी भूमिका बहुत अहम होती है। इसीलिए हमें सही मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो हम अंत में खाने ही वाले हैं। तो पहले प्रोटीन सही मात्रा में खाया जाएगा ताकि उसे नजरअंदाज न किया जाए। प्रोटीन के सोर्सेस हमें पता ही हैं, दालें, उसल। अगर आप ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स या अंडा लें और उसे खूब चबा चबा कर खाएं जब तक वो अच्छी तरह स्लरी ना बन जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी मसल बिल्डिंग अच्छी होगी और मसल्स स्ट्रांग बनेंगे। और फिर आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है। कार्बोहाइड्रेट यानी कर्बोदित पदार्थ। अब कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और फाइबर। अब सिंपल में क्या आता है, हमारे पास चीनी, गुड़ और शहद जैसी कई मीठी चीजें उपलब्ध होती हैं। चीनी, गुड़ और शहद की खासियत ये है कि ये मुंह में जाते ही तुरंत घुल जाते हैं और शरीर में पूरी तरह से समा जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी डायबिटीज के मरीज को अचानक चक्कर आने लगे तो हम तुरंत उनके मुंह में ग्लूकोज देते हैं, या उन्हें सलाह देते हैं कि वे हमेशा अपने पास कोई चॉकलेट या चीनी की गोली रखें, ताकि उसे खाते ही उनका शुगर लेवल तुरंत सामान्य हो जाए हाइपोग्लाइसीमिया होने पर। और एक बात बताना भूल गई कि अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और मोंजारो या ओजेम्पिक जैसी चीजें ले रहे हैं तो आपको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, तब आपको चीनी खानी ही पड़ती है। तो ये भी उसका एक साइड इफेक्ट है। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, चीनी, गुड़, शहद, जो लेते ही शरीर में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फौरन अवेलेबल होते हैं, इसलिए इन्हें सिंपल कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी हमारे पारंपरिक अनाज जैसे कि मिलेट्स, गेहूं, ज्वार या फिर नाचनी, ये जो तमाम अनाज हैं जिनसे हम अपनी रोजमर्रा की भाकरी, रोटियां या चावल बनाकर सेवन करते हैं, इन्हें पूरी तरह से पचाने के लिए हमारे शरीर को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और उसके बाद ही ये धीरे धीरे शुगर में परिवर्तित होते हैं। तो आंतों में जाने के बाद जब वो ग्लूकोज में बदलते हैं तब उनका एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि चीनी का एब्जॉर्प्शन मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसलिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स उसके बाद लेने चाहिए, यानी पहले सलाद, फिर प्रोटीन और फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यही पैटर्न रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जैसा मैंने पहले कहा, सुनने में मजाक लग सकता है क्योंकि हम 5-10 मिनट में खाना खत्म कर देते हैं, यहाँ तक कि शादी की पंगत भी 15 मिनट में निपट जाती है। इतनी देर में हम फटाफट खाकर फ्री हो जाते हैं। वैसा ना करके शांति से हर निवाला 32 बार, और वो भी छोटा निवाला लें। जैसा मैंने कहा, हर रोटी के 32 टुकड़े, ये सुनने में फनी लगेगा, लेकिन अगर कोई इसे ठीक वैसे ही फॉलो करे तो उसका वेट लॉस तेजी से होता है, क्योंकि ढेर सारा सलाइवा, ढेर सारी स्लरी बनती है और पेट भरने का एहसास यानी तृप्ति की भावना जल्दी आती है। ग्रेलिन जैसे पाचन तंत्र को नियंत्रित करने वाले सभी हार्मोन्स का संतुलन इससे काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसके बाद जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो आपको इतनी अधिक तृप्ति और सुकून का अनुभव होता है कि यदि आप बाद में भरपेट श्रीखंड भी खा लें तो भी आपका वजन रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा। यह हमारे पारंपरिक महाराष्ट्रियन खान पान का एक विशेष पैटर्न है, और हमारे माता पिता ने हमें बचपन से ही इसकी आदत डालने की बहुत भरसक कोशिश की, मगर हमने अपनी नादानी में उन्हें कभी सफल नहीं होने दिया। तो चलिए अब हम उन्हें सफल बनाते हैं और अपने बच्चों को भी ये संस्कार सिखाते हैं कि वे कभी भी जल्दबाजी में खड़ी डीढ़े खड्डे या रास्ते पर चलते हुए रोल या जंक फूड को गपागप न खाएं। कृपया आप शांति से बैठ जाइए। भोजन करना केवल अपने पेट को भरने का साधन नहीं है, बल्कि इसे तो एक यज्ञ कर्म की भांति पूरी शांति और सलीके से ग्रहण करना चाहिए। और इसके साथ ही एक और ज़रूरी बात यह है कि शरीर में हाइड्रेशन के स्तर को बनाए रखना भी बहुत ही आवश्यक है।
अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है। मैंने देखा है कि ज्यादातर महिलाएं बहुत कम पानी पीती सही हैं। बात है। दिन भर में सिर्फ 4-5 गिलास पानी पीने वाली महिलाएं भी देखी हैं, जो बस खाने के बाद या बहुत प्यास लगने पर ही पानी पीती हैं। आजकल तो पुणे जैसे शहरों में बल्कि हर जगह तापमान 40 के ऊपर है और हर मिनट पसीना बहता है। ऐसे में हर घंटे कम से कम 1 गिलास पानी पीना ही चाहिए। अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो कम से कम 2 गिलास और ज्यादा पीना चाहिए। यानी अगर आप सुबह 6 से रात 10 बजे तक 16 घंटे जाग रहे हैं और व्यायाम भी कर रहे हैं तो कम से कम 18 गिलास पानी पीना चाहिए। मतलब 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। यूरिन का रंग पानी जैसा होना चाहिए, ये एक सीधा संकेत है कि आपका हाइड्रेशन सही है। डिहाइड्रेशन के शरीर पर बहुत बुरे परिणाम होते हैं। आपने डॉक्टर अतुल बिनीवाले का वीडियो देखा होगा, उन्होंने भी बताया है कि डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। डिहाइड्रेशन का असर मस्तिष्क से लेकर हार्मोनल और यूरिनरी सिस्टम तक हर अंग पर गहरा पड़ता है, जिससे हार्मोन्स का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। ऐसे में GLP-1 और GIP जैसे हार्मोन्स में सुधार की उम्मीद करना भी बेकार है। पर मतलब इसे कृत्रिम रूप से लेने के बजाय, जैसा तुम इतने अच्छे से बता रही हो, हम इसे आसानी से खुद कर सकते हैं। आसानी से कर सकते हैं, हमें इसे लेने की जरूरत ही नहीं है। ना आपका वजन बढ़ेगा ना शुगर। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो वो कम होगा, डायबिटीज कंट्रोल में आएगा, बशर्ते इन खान पान की आदतों के साथ एक और जरूरी आदत हो, व्यायाम। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सरसाइज इज एलिक्सिर। अपनी किताब में भी मैंने लिखा है कि व्यायाम एक नव संजीवनी है, अमृत जैसा है, जिसे आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियों में एक अद्भुत प्लास्टिसिटी होती है। अगर आप 60 साल की उम्र में भी व्यायाम करना शुरू करते हैं तब भी आपकी मांसपेशियां विकसित हो सकती हैं। व्यायाम करने के अनगिनत शारीरिक फायदे हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे हार्मोन्स पर PADDDHने वाला सकारात्मक असर। जब आप जिम में जाकर मसल्स बनाने के लिए भारी मशीनों या डंबल्स का इस्तेमाल करते हैं तब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का स्तर काफी बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ने से न केवल मसल्स मजबूत होते हैं बल्कि सभी हार्मोन्स का काम भी बेहतर हो जाता है। थायराइड फंक्शन भी सुधरता है, यानी हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करने के लिए जिम के व्यायाम कारगर हैं। इंसुलिन का काम भी सुधर जाता है। शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है। खासकर भारी वजन उठाने पर पुरुषों में मेल हार्मोन की मात्रा काफी बढ़ती है, जिससे उनकी मांसपेशियां काफी मजबूत और सुदृढ़ हो जाती हैं। डायबिटीज आसपास भी नहीं भटकेगा। अगर कोई मस्कुलर है, सिक्स पैक वाला है, तो डायबिटीज की हिम्मत ही नहीं होगी वहां आने की, क्योंकि शरीर में फैट्स ही नहीं है। व्यायाम हर हार्मोन के काम को सुधारता है और हमेशा की तरह सिर्फ जिम में 2 घंटे व्यायाम करना काफी नहीं है, दिन भर एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अगर आपकी जीवन शैली ऐसी है तो आपको बाहर से GLP-1 या GIP सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। संक्षेप में कहूँ तो आप ओजेम्पिक या माउंजारो जैसे इंजेक्शन खुद अपने शरीर में बना सकते हैं। इसीलिए आज तुमने चर्चा के लिए वाकई बहुत बेहतरीन विषय चुना है। हमें भी ओजेम्पिक और माउंजारो के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली, उनके साइड इफेक्ट्स भी पता चले, उन्हें लेने की कितनी ज़रूरत है ये भी समझ आया, और साथ ही हम जो नेचुरली कर सकते हैं उसमें इतनी छोटी और अच्छी आदतें हैं, जैसे एक निवाले को 32 बार चबाकर खाना, सलाद कैसे खाना है, कब प्रोटीन कब कार्बोहाइड्रेट्स, पानी पीना, एक्सरसाइज करना। यानी अगर ये सब ठीक से किया जाए तो सच कहूँ तो आपके पास कोई बीमारी फटकेगी भी नहीं, और जो बीमारी आपको है वह भी ठीक हो जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए हमेशा बहुत खुशी होती है कि स्टेटस के माध्यम से अब तक 12,000 से अधिक लोगों की डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो चुकी है। यानी कि वे सभी मरीज जो पहले इंसुलिन के 20-20 यूनिट्स का भारी डोज लिया करते थे, वे अब पिछले 2 सालों से बिना किसी भी प्रकार की दवा के पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक है। इसके बाद हम उनका GTT यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, जिस प्रक्रिया में आपको 250 ग्राम शुगर का घोल दिया जाता है और उसे पीने के ठीक 2 घंटे बाद जब हम दोबारा टेस्ट करते हैं तो परिणाम बिल्कुल नॉर्मल आता है। इतना आपका इंसुलिन लेवल सही हो चुका होता है, और जब इतना सब हमारे हाथ में है तब भी हम खाने के लालच और आलस की वजह से बीमारियां मोल लेते हैं। और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए अगर हम फिर से ओजेम्पिक और माउंजारो जैसी दवाएं लेकर अपनी सेहत को खतरे में डालने वाले हैं, तो आप खुद ही सोचिए और तय कीजिए कि ये दवाएं शाप हैं या वरदान। और वो भी बस थोड़े समय के लिए, यानी दवा बंद करने पर फिर से वजन बढ़ना, ये तो और भी अलग बात है।
इन्हें आप जिंदगी भर तो ले नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गोलियां आए अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। इनके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे इसका डेटा और रिसर्च आगे चलकर ही पता चलेगा। हो सकता है आगे ऐसी दवाएं निकलें जिनके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। हाँ, पर दवाओं की जरूरत ही क्या है। भगवान ने हमें अच्छी बुद्धि दी है, फैसला लेने की ताकत दी है, तो हम डॉक्टरों की मदद लेकर अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करके अपने वजन पर काबू पा सकते हैं। आज का एपिसोड वाकई बहुत ही अच्छा और फ्रूटफुल था। मतलब मेरे दिमाग में इसके बारे में क्या था और क्या क्या निकल कर आया, और इससे बहुत अच्छी बातें पता चली। इसलिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। शुक्रिया मधुरा। और सबसे जरूरी बात, हमारा ये एपिसोड देखने वाले ज्यादातर लोग 40 के ऊपर के हैं, तो आप अपनी नई पीढ़ी तक ये जरूरी संदेश पहुंचाइए कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। जीवन में ऐसी कोई जादुई गोलियां या चमत्कार नहीं है। असल में आपके अच्छे बर्ताव और निरंतर मेहनत के ही आपको सुखद नतीजे मिलेंगे। आप स्वयं ही अपनी जिंदगी के असली शिल्पकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।